ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी भी कंपनी में जब हम कोई एक टीम तैयार करते हैं तो वो टीम क्या होती है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट in the software line of business as fulfill the basic needs necessary to support software tool, है ना। कि अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ बिजनेस में फुलफिल द बेसिक नीड्स, किसी भी डेवलपमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी बेसिक नीड्स होंगे कौन प्रोवाइड, कंपनी प्रोवाइड कराएगी, है ना। सिमिलरली ऐसे ही प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ओके, हमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता करनी है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लार्ज एक्सटेंड अबाउट द पीपल्स इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि बहुत सारे पीपल्स का एक ग्रुप है जो कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। और होता क्या है, यहाँ पे हम जो पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि एक टीम फॉर्म करते हैं, है ना। और वही टीम रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, उस काम के लिए, जो भी काम हम उनको अलॉट करने वाले हैं। तो जब हम डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट टीम्स के लोग हैं और उनको कुछ काम दे रहे हैं तो सबके लिए कुछ मीडियम कॉमन देना पड़ेगा अपन को, है ना। तो वो कॉमन मीडियम क्या होगा, वो कॉमन पॉलिसीज़ क्या होंगी, कॉमन रूल्स क्या होंगे जो उन सबको फॉलो करने रहेंगे। तो वही हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बाइंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द टीम एंड एलोकेटेड सम यूजफुल टास्क टुवर्ड द टीम। मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ काम हर टीम को असाइन किया जाता है और उनके साथ कुछ टास्क असाइन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उनसे कुछ टास्क असाइन कर दिया जाता है ना, हर टीम मेंबर के लिए कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है। दिस एंश्योर्स लार्ज आर्किटेक्चर एंड स्मॉल कंपोनेंट आल्सो टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट, ताकि ये एश्योरिटी मिल सके कि जब मैंने छोटे छोटे काम बांटा है अपने अलग अलग टीम मेंबर्स को और हर टीम मेंबर अपना अपना काम करके लेके आएगा, तो जब बाद में मैं उसका असेंबल करूँ या इंटीग्रेट करूँ तो मेरे कंप्लीट प्रोडक्ट बनकर तैयार हो पाएगा। अब जैसे एक वर्ड था हमारा लाइन ऑफ बिजनेस, तो लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है, लाइन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ना। अब द मेन फीचर्स ऑफ डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जो मेन फीचर्स होते हैं नॉर्मली, है ना, तो क्या है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस डेफिनेशन एंड मेंटेनेंस, कि प्रोसेस की डेफिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से काम करेंगे हम, पूरी प्लानिंग और उसको मेंटेनेंस कैसे होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम के ऊपर ही रहेगी या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस का प्रॉपरली एग्जीक्यूशन, अच्छे तरीके से अपने आप टाइमिंग चलती रहे उसके बारे में। और ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स में भी फुलफिल्ड बाय द सिंगल इंडिविजुअल और सेवरल डिफरेंट टीम्स डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कि ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स जो भी हैं, कि अगर मैं आया हूँ तो प्रोजेक्ट एनालिस्ट हूँ, डेवलपर हूँ, टेस्टिंग हूँ, जो भी हूँ मेरे रोल्स, टीम की रोल्स, मेरी टेस्टिंग टीम है, एनालिस्ट टीम है, जो भी है ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगी। तो उसमें कुछ लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स, जो कि एक लीडर भी हो सकता है, एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, प्रोफेशनल वर्किंग टास्क का कोई हो सकता है ना। प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी, प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी क्या होती है, कोई एक सिंगल आदमी भी हो सकता है ना। is a single individual responsible for ensuring that software project compiles
with the organizational business units of software policies, practices and standards. अब प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेक्ट की पॉलिसीज़ क्या होंगी, उनकी प्रैक्टिसेस क्या होगी, उसको किस स्टैंडर्ड पे अपन को प्रोजेक्ट बनाना है, ये सारा वो डिसाइड करेगी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, है ना। जो भी रूल्स बनेंगे, वो पॉलिसीज बनेंगी, वो सब प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी कमेटी बनाकर देगी आपको। A software project manager responsible for meeting the requirement of a contract or some other project compliance standards. It is accountable to parent. मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई थी उन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लाइंट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो फुलफिल हो, वो जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड थे उन पर वो पूरा खरा उतरे, है ना। अब प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी ही होती है जो कि रिव्यू करती है किसके? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ऑब्लिगेशंस। मतलब हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनको ध्यान में रखना, उनको पढ़ना समझना, और जो क्लाइंट लेकर आया है कॉन्ट्रैक्ट अपना, उसको, है ना, कि दोनों बीच में क्या क्या ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं जो हमें नहीं होना या है, तो हम उनको किस तरीके से अपन कवर अप कर सकते हैं, किस तरीके से उनको लूप होल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो वो दोनों चीज़ों को रिव्यू करना, दोनों प्रोजेक्ट को, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को, है ना, ये इस प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी कम्युनिटी काम होता है। अब बात करते हैं, अगला है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस अथॉरिटी। इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात है, मतलब हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कैसे कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी अथॉरिटी, उसकी पॉलिसीज कौन डिसाइड करेंगे। अब SPA इज बी ए सिंगल इंडिविजुअल, द जर्नल मैनेजर और इवन ए टीम रिप्रेजेंटेटिव। SPA कौन हो सकता है? कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक जर्नल मैनेजर भी हो सकता है, या फिर कुछ टीम हो रिप्रेजेंटेटिव की, 3-4 लोगों की टीम मिलकर हमने बना दी है जो इस पर काम करेगी, क्या क्या रूल्स बनेंगे, है ना। और इसका रोल क्या होता है? फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेस गाइडेंस बोथ टू एंड फ्रॉम प्रोजेक्ट प्रैक्टिशनर्स। मतलब उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली टीम क्या है, उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेना कि इसमें अपन कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या कमी होगी, कहाँ कहाँ लूप होल होगा, कहाँ कमी फेस करेंगे, इन सब के बारे में। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जब कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट हैंडल करना है, तो उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो। जितना उसको पता होता है वो बता देता है कि हाँ मैंने ये कुछ सोचा है और ऐसा ऐसा अपन काम करने वाले हैं और आप लोग संग में मिलकर हमारे साथ काम करेंगे, तो उनमें से भी कोई ना कोई सजेशन देता है कि नहीं सर ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम जाएगी, ऐसा करेंगे तो अपन ऐसा अच्छा कर सकते हैं, ये मेथड यूज़ करें तो ये फ़ायदा रहेगा, है ना। तो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। The organization general manager is responsible for maintaining the current assessment of the organization process maturity and its plan for the future improvements. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जनरल मैनेजर। हम पहले बात कर चुके इसके बारे में। फिर SEPA must help initiated periodically assess project process. इनिशिएट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस अथॉरिटी होती है ना, किसके लिए असेसमेंट करती है कि हमारा जो काम है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए और टाइम बीइंग प्रॉपर चलता रहे, है ना। ऐसा ना हो कि ये हमारा कोई मैनेज करने वाला नहीं है, हम आए हमारा कोई देखे ऊपर देखने वाला नहीं है, हमने काम असाइन तो किया था लेकिन हमने किया नहीं, ऐसा नहीं होता है। चौथा जो आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट अथॉरिटी। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑटोमेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स एनवायरनमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स टू यूज दैट एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड रीयूजेबल एसेट्स, है ना। अब हमारी प्रोसेस को ऑटोमेट करना, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना,
प्रोजेक्ट्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड रीयूजेबल एसेट्स, जो एसेट्स हमारे पास बने हुए हैं उनको ऑलरेडी बार बार यूज़ करते रहना। 5वां आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग तो है ही, बिल्डिंग के अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें जो हमें उस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड रहेगी। जैसे पहला आता है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सब चीज़ें भी हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास खुद के रूल्स होना चाहिए, हमारे पास खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना होना चाहिए क्लाइंट के अकॉर्डिंग, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, लीगल इन्फॉर्मेशन हैंडल करने के लिए हमारे पास टीम होनी चाहिए, है ना। दूसरा स्किल इंजीनियरिंग स्किल सेंटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब प्रोजेक्ट आया तो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होना चाहिए, तो टूल्स, वेयर हाउस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए हमारे पास की नए नए चीज़ें ईजाद करते रहे हम। तीसरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए हमारे पास, हायरिंग एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस स्किल्स, पब्लिश टेक्निकल सपोर्ट बुक्स, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के लिए यही फुल फॉलो हो, लेकिन ज़्यादातर आप इन्हीं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट बुक्स मतलब यूज़र मैनुअल की बात करना, जो टीम काम करेगी उसके लिए हमारे पास। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या। अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जब हमारे पास डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, टीम मेंबर्स हैं, है ना, तो अब इतने सारे जब मेंबर्स को मिला के टीम बन रही है तो उन सब के क्या रूल्स होंगे, किसका क्या काम है, वो हम देखते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम आती है, पहले मैनेजमेंट टीम एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, 2-3 लोगों का, वो भी लोगों की ग्रुप बन के भी टीम हो सकती है ना। तो उनका क्या रोल है, इट इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एज वेल एज मैनेज। क्या काम है इनका, पार्टिसिपेट करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग और एज वेल एज मैनेज। मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट के लिए टीम बनाई गई है उसमें जो भी कुछ चीज़ रिक्वायर्ड रहेगा, हमें नई चीज़ बनानी है या उसको मैनेज करना है, उन सभी चीज़ों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। The software management team carries the burden of delivering win condition to all the stakeholders. जो भी मैनेजमेंट टीम है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल किस होती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को या फिर डेवलपर की रिक्वायरमेंट को या फिर कोई भी पर्सन हो उस प्रोजेक्ट के लिए उसको विन कंडीशंस के लिए डिलीवर करें। उसको प्रेशर रहता है कि वो सारा का सारा एक प्रॉपर विन कंडीशन प्रोवाइड कर सके, मतलब जीते जीते। ऐसा ना होगा भी हार बोल दे कि नहीं आज हमारा हाथ प्ले कर देगा, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता। हर चीज़ हो सकती है, कैसे होगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्यूशन भी उसके पास रहना चाहिए, है ना। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, अडेप्टिंग द प्लान चेंज इन द रिक्वायरमेंट और द डिज़ाइन, कि जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और सडनली अगर कोई चेंजेस होते हैं रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन में तो उसको अडेप्ट करने के लिए भी। ऐसा नहीं हो कि फैल सडनली हमने प्लानिंग तो पूरी कर ली थी, सडनली चेंजेस आए तो अब टीम हैंडल नहीं कर पा रही है, वो टीम भी हैंडल कर लेगी। टीम टेक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्कोप, सेट ऑपरेशनल प्रायोरिटीज अक्रॉस द प्रोजेक्ट। अब जो भी टीम है वो ओनरशिप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, है ना, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उस सब पे ओनरशिप शो कर सकती है। एंड सेट ऑपरेशनल प्रायोरिटीज अक्रॉस द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, किसको क्या क्या काम है, किसकी प्रायोरिटीज हाई है, किसकी लो है, किसको पहले चाहिए मुझे काम, ये भी वो डिसाइड कर सकती है और ये बता सकती है कि मुझे ये चाहिए। और दूसरा जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको वो क्वालिटी वैसे है ना। दूसरा आता हमारे पास प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर टीम। आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइन से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट
architecture team is responsible for the integration of the components, responsible for the architecture, responsible for the और engineering activities involving in the inception and elaboration phase, है ना। इन सभी चीज़ों के लिए ये टीम रिस्पॉन्सिबल रहती है। किसके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट। हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जब काम करते हैं उनको बाद में इंटीग्रेट करना, असेंबल करना बाद में, ताकि हम कंप्लीट प्रोडक्ट बना सकें। हमारे प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग क्या होगी, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए, और क्या क्या इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, किस सीक्वेंस में होंगी, उनके बारे में। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वॉल्व होता है? इंसेप्शन, जब हमारे पास एक आइडिया आता है। दूसरा, जब हमें उसके रिगार्डिंग आर्किटेक्चर तैयार करना होता है। तीसरा है जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, है ना, उसकी टेस्टिंग करने के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है ना, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के। और comprises several sub-teams dedicated to group of components that require communication, common skill set, है ना। अब हम छोटे छोटे बहुत सारी टीम बना देते हैं एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट पे एक ही बंदा काम कर रहा है, डेवलपर एक ही है तो मेरे पास एक ही डेवलपर रहेगा, या टेस्टिंग वाला है तो एक ही टेस्टिंग रहेगा। तो एटलीस्ट 2-3 लोग 4 लोग मिलकर रहते हैं, है ना, ग्रुप, और उनको एक कंपोनेंट असाइन कर दिया कि आपको इस पर ही काम करना है, आप चले काम करिए उनके। तो जब वो लोग मिलकर ग्रुप पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट पे काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली किसी का एनवायरमेंट में कुछ आ रहा है सोल्यूशन, किसी के दिमाग में कुछ सोल्यूशन आ रहा है, इसका ऑप्टिमाइज होगा, इसका ऑप्टिमाइज नहीं है, तो अपन जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खूबी क्या होना चाहिए? सब में कॉमन स्किल सेट होना है। अगर सब डेवलपर है तो सब डेवलपर होंगे, जावा डेवलपर है तो जावा डेवलपर होंगे, जावा में हाइबरनेट वाले हैं तो हाइबरनेट होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी और पे सर्वलेट पे काम कर रहे हैं। इसका स्किल सेट क्या होता है? स्किल सेट कमर्शियल कंपोनेंट्स, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग डोमेन, ये सब हो सकता है, कुछ हो सकता है। चौथा और लास्ट, प्रोजेक्ट असेसमेंट टीम, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टिंग के लिए, इन्वॉल्वमेंट इन द कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन फेज। अब इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कि इनका एवोल्यूशन कब हुआ था, कब जो रूल्स बनना शुरू हुए थे, ये कब बनते हैं? कि जब भी प्रोजेक्ट होता है उसमें इनका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन कब होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर ऑफ अ टीम एंड नीड टू इवॉल्व कंसिस्टेंट विद द प्रोजेक्ट प्लान कैप्चर्ड इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट प्लान कैप्चर्ड इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो 4 ही फेज थे हमारे पास लाइफ साइकिल के, इंसेप्शन फेज, एलाबोरेशन फेज, कंस्ट्रक्शन फेज और ट्रांजिशन फेज। तो जब 4 फेज हमारे पास हैं तो चारों के रिगार्डिंग इंडिविजुअल टीम भी बनेगी। पहला इंसेप्शन टीम जो कि फोकस रहेगी पूरी प्लानिंग के रिगार्डिंग, दूसरा एलाबोरेशन टीम जो कि फोकस रहेगी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ पर, तीसरा कंस्ट्रक्शन टीम जो फोकस रहेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर असेसमेंट पर, ट्रांजिशन टीम जो फोकस करती है डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। ये 4 टीम है। तो जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी तभी तो टीम बनना शुरू होगी, और टीम बनेगी तो उनके लेवल वाइज रहेगी किस फेस में क्या टीम चाहिए। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है ना। कल अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, थैंक यू।